हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम बुक। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे एजुकेशन कमीशन और टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो नेशनल 91 पे हमारा क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन कमीशन इज़ हेडेड बाय सैम पित्रोड़ा। तो ये नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है 13 जून 2005 को लॉन्च किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है सैम पित्रोड़ा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, Which of the following commission suggested silent meditation as a part of moral values? तो ये हमारे पास इसमें आंसर आ जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948 1949 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सामने आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एजुकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ वेरी मच एम्फेसाइज नॉट बिकॉज ऑफ। तो इसमें आंसर हो जाएगा मैन सोशल नेचर, मनुष्य की सामाजिक प्रकृति के द्वारा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 94 क्वेश्चन पे द 1968 नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन एडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये एडुकेट इमोल्यूमेंट एंड एकेडमिक फ्रीडम ऑफ टीचर पे एम्फेसिस करता है। शिक्षकों के लिए पर्याप्त उपलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता की बात ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ SUPWD। अब SUPWD क्या है? ये है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जो कि ईश्वर भाई पटेल की कमेटी द्वारा 1977 में सजेस्ट किया गया था और 1978 में इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करिकुलम में इम्प्लीमेंट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, इंडिया द लास्ट इम्पॉर्टेंट challenges to Indian education today is presented by। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा पॉवर्टी ऑफ मासेस, जो कि जनता की गरीबी है। वो सबसे लास्ट नंबर पे चैलेंज आ जाता है एजुकेशन सिस्टम का प्रेजेंट इंडिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन SSA-AMZ। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि 6 से 14 साल के बच्चों को 2010 तक जो है सबको शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसका उद्देश्य था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन पास करवाने का इसका उद्देश्य था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, रिफ्रेशर कोर्सेज ऑफ टीचर एजुकेशन इन सेकेंडरी लेवल इज कंडक्टेड बाय। तो सेकेंडरी लेवल पे टीचर के जो है राज्य शिक्षा संस्थान जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जैसे कि SIETS साइट्स, SCERT और SCERTs वगैरह जो हैं स्टेट लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 99th क्वेश्चन पे, न्यूपा इज कंसर्न विद। अब न्यूपा की फुल फॉर्म देखेंगे हम, NUEPA। न्यूपा की फुल फॉर्म हमारे पास आ जाती है नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एजुकेशनल प्लानिंग जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो एजुकेशनल प्लानिंग से ये संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक योजना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि who have signed MOU for recognition of teacher education in special education program in India। तो जो है भारत में विशेष शिक्षा के लिए जो है स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए MOU किन दो संस्थानों ने आपस में साइन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RCI एंड NCTE। अब RCI जो है, RCI का मतलब है हैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और हमारा NCTE आप सभी को पता है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE आ जाता है। तो इन दोनों के बीच ये है MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे 101 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
सेट अप महिला आर्य समाज टू इम्प्रूव वुमेन्स एजुकेशन। अब महिला आर्य समाज की स्थापना जो है पंडित रामाबाई ने की थी, तो पंडित रामाबाई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एसोसिएटेड विद नेशनल एजुकेशन मूवमेंट इन अर्ली सेंचुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशालीन समिति ऑफ वरिंदर कुमार घोष। तो वरिंदर कुमार घोष की अनुशालीन समिति जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 103 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो है रामामूर्ति कमेटी ने सजेशन इम्प्रूवमेंट के दिए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द NPE 2020 रिप्लेसेस द, जो NPE 2020 है इसने NPE 1986 को रिप्लेस किया है, जो कि जबकि NPE 1968 को रिप्लेस किया था NPE 1986 ने। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा NPE 1986। नेक्स्ट 105 देखेंगे हम, द मेन रीजन फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल लिटरेसी ऑफ इंडिया इज। भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने के मुख्य कारण जो हैं, तो इसमें मे बी ये भी हो सकता है आंसर, और मेरे अकॉर्डिंगली इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है इन कैपेबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो कि धन के उपयोग की अक्षमता है। हमारे देश में यही पता नहीं है कि धन ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर इसका सही होगा। बाकी आप आंसर की आने पे चेक कर सकते हैं इसे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट 2016। तो RPWD एक्ट का मतलब है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज अनदर सजेस्टेड नेम फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन NPE 2020। तो अदर नेम जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए दिव्यांग चाइल्ड कहा गया है, दिव्यांग बालक उसे कहा गया है NPE 2020 के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे हम, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रपोज्ड बाय। तो बुनियादी शिक्षा जो है, बुनियादी शिक्षा और नई तालीम जो है, बुनियादी शिक्षा और नई तालीम जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित है, जो कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है 1937 में, इसके अंतर्गत जो है नई तालीम और सभी के लिए बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन की बात महात्मा गांधी जी ने इसमें कही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम NCERT, जो कि हमारी वेरियस बुक्स भी बनाता है, सिलेबस बुक्स, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। तो आजकल जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है इस टाइम पे हैं धर्मेंद्र प्रधान। अभी रिसेंटली ही ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं नए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेट एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ GDP वाज रिकमेंडेड बाय। तो 6% ऑफ, जो 6% जो है GDP का स्टेट का, वो कि एजुकेशन पे खर्च हो, वो सजेशन हमें दिया था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 ने, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की ये एक सुझाव था कि 6% जो है एजुकेशन का GDP का एजुकेशन पे खर्च होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो जाता है। तो इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड। अगर आपकी क्लास में अधिकांश बच्चे जो हैं कमज़ोर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें बेस्ट आंसर जो हमारे पास निकल के आता है, एक तो आ जाता है कि कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट्स। बट अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना हो तो हम थोड़ा सा इसको स्लो भी चला सकते हैं। तो दोस्तों देखो, ऐसी बात है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बिल्कुल परफेक्ट किसी का नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बेस्ड रहता है, और लास्ट फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आप इस पे जाएं। बट सजेशन के तौर पे आप कीप योर टीचिंग स्लो को यहाँ पे ले सकते हैं आंसर के तौर पे। बाकी दूसरा देखेंगे हम कि द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़
permeated by conflicts and misconception because इसका आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट अमेंडेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो कि शिक्षण में आने वाली समस्याएं जो है कठोर वैज्ञानिक जांच के उत्तरदायी नहीं है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग से। उसके बाद आ जाता है एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। और टीचर के तौर पे अगर आप एक इफेक्टिव क्लासरूम प्रेजेंस रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, अच्छी तरह की स्थापित मुद्रा को अपनाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 114 पे हमारे पास आ जाता है द यूजेस ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। अब यूजेस ऑफ टीचिंग एड जो है जस्टिफाइड किया जा सकता है ऑप्टिमाइजेशन लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स की आउटकम्स को सुधारने के लिए किया जा सकता है और लर्निंग आउटकम को एनहांस करने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली सी आंसर हमारा राइट होगा। मे भी कुछ जगहों पे मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं उसके बारे में, बट मैक्सिमम चीज़ें हमने सर्च करके और बहुत सारे सोर्सेज से देख के ही आपको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेट इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो इसमें लर्नर पार्टिसिपेट्स जो है भागीदारी सर्वोत्तम जो होती है प्रोजेक्ट मेथड में होती है, परियोजना विधि में होती है, जिसमें कि एक न एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है और उसको मतलब वेरियस फाइंडिंग्स के द्वारा सॉल्व करना पड़ता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली। 116 में देखेंगे हम स्कूल शुड बी कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच इंक्लूड, तो इसमें आ जाएगा एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल ऑफ द चाइल्ड, बालक द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण। स्टूडेंट गिव्स अ पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन देन यू विल, अगर स्टूडेंट्स जो है आपका आंशिक रूप से जवाब देता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, जो कि हम टीचिंग में देखते हैं कि टीचिंग में हम स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। तो बच्चों को आप जहाँ पे वो अटक रहा है वहाँ पे आप उसे थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट देके बता सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है। तो इसका पुनर्वलन सही जवाब होगा। 118 पे हमारे पास आ जाता है द बेस्ट रीज़न बिकॉज ऑफ विच अ टीचर कैन कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स इज़ इफ़ ही, तो स्टूडेंट्स जो टीचर जो है शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है, तो इसका बेस्ट आंसर होगा ही फॉलोज इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन क्लास, अगर वो नवाचार अभ्यास का पालन करता है क्लास में तो ये होगा। कक्षा में नोट्स देने से नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक पढ़ाने से नहीं होगा और गृह कार्य नहीं देने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 119वें हमारे पास आ जाता है development of moral values among students is very important. What would you do to develop the same? तो encourage moral values related works, organize lecture तो बिल्कुल नहीं होगा, display stories based on the moral values, stories से भी नहीं होगा, present yourself as a role model। तो ये भी इसमें राइट आंसर हो सकता है कि टीचर खुद एक रोल मॉडल की तरह काम करे और encourage moral value related works, और ये भी इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं ए के साथ जाना चाहूँगा, बट ऑप्शन के तौर पे हम सी को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक टीचर ही बच्चों का रोल मॉडल होता है, वो जैसा करेगा बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। और एनकरेजमेंट भी यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में हम मोस्ट पॉजिटिव वर्ड को लेते हैं, तो हम इसमें ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अ स्टूडेंट इज़ एक्सेप्शनल व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली, बच्चा जो है असाधारण है जब उसकी परफॉर्मेंस जो है या तो अबव हो या बिलो हो एवरेज स्टूडेंट्स। एक एवरेज स्टूडेंट है, या तो बच्चा उससे ज़्यादा तेज़ हो या उससे थोड़ा कम परफॉर्म करता हो, तो उसे कहा जाता है बच्चों की मतलब वो एक एक्सेप्शनल चाइल्ड की कैटेगरी में गिना जाएगा, असाधारण बच्चा कहा जाएगा उसे। नेक्स्ट 121 हमारे पास आ जाता है हाउ कैन फॉरगेटिंग बी मिनिमाइज्ड। तो फॉरगेटिंग जो है भूलने की बीमारी जिसे कहा जाता है, उसको मिनिमाइज मतलब कम कैसे किया जा सकता है। तो इसमें आएगा अति अधिगम करके, मतलब ओवर, यहाँ पे लर्निंग आना चाहिए। ओवर लर्निंग से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद किए करके ही हम
अति अधिगम से ही फॉरगेटिंग को मिटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। 122 पे हमारे पास आ जाता है, इफ अ स्टूडेंट्स एलिगेज अगेंस्ट यू फॉर शोइंग फेवरेटिज्म इन इवेल्युएशन ऑफ स्क्रिप्ट, हाउ वुड यू डील विद इट। तो अगर कोई बच्चा आपके खिलाफ जो है फेवरेटिज्म मतलब पक्षपात का आरोप लगाता है, तो आप क्या करोगे, किस तरह से उसे सेटिस्फाई करोगे। तो इसमें हम नेगेटिव तो कभी नहीं करेंगे, उसके कमेंट को हम एलिगेट नहीं करेंगे, पनिशमेंट भी नहीं देंगे उसको, उसकी पोजीशन भी नहीं बताएंगे कि भाई तुम क्यों गलत हो। और ये शो हिज आंसर बुक, मतलब उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं हम कि आपका आंसर जो है अकॉर्डिंगली दैट चाइल्ड, जिससे कि आपको लगता है कि जिससे मैं कंपेयर किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने गलत किया हुआ है, तो उसकी आंसर बुक देख के आप उसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 123 पे हमारे पास आ जाता है, इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रैपोर्ट विद स्टूडेंट्स अ टीचर शुड सेलेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। अच्छे संबंध जो है छात्रों के साथ विकसित करने के लिए एक टीचर क्या कर सकता है। हाँ, बच्चों को प्यार भी करना चाहिए, फ्रेंडली भी रहना चाहिए, इंडिविजुअल अटेंशन भी देनी चाहिए, बट मोस्टली जो है इंडिविजुअल अटेंशन देना मुश्किल हो जाता है हर बच्चे को, और कम्युनिकेट वेल। तो ये हमारे पास अच्छी तरह से संवाद, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है उससे सभी फ्रेंडली और सभी उससे मतलब एक अगर टीचर ने क्लास में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित किया है तो बच्चे फ्री फील करेंगे उससे अपने बातें शेयर करने के लिए। तो ये हमारे पास बेस्ट आंसर इसमें से बन के आता है डी। और 124 हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। इसका मेन रहेगा कि टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, बच्चों को जो है निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, इसका आंसर आएगा। 125 देखेंगे हम, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक है, बच्चा हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, ओबीडेंट भी होना चाहिए और विनम्र भी होना चाहिए, बट इंडिपेंडेंटली थिंकिंग पावर जो है उसकी, ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग जो है उसको, ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग जो है उसको बहुत ही हाई लेवल तक ले जा सकती है और गुड माइंडसेट के साथ वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो ये माइंड से रिलेटेड चीज़ जो कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोच जो है एक बच्चे की, जो उसकी यूनिकनेस को बताती है, तो ये हमारे पास बेस्ट आंसर हो जाएगा इसमें से। 126 पे हमारे पास आ जाता है, व्हाट विल यू डू एज अ प्रिंसिपल इफ अ टीचर ऑफ स्कूल डज नॉट कम टू फंक्शन ऑफ स्कूल ऑन टाइम। तो इसमें हम देखेंगे कि ना वो उसको स्कोल्ड करेगा, क्योंकि नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं करेगा, कंप्लेन भी नहीं करेगा मैनेजमेंट से, आस्क फॉर हिम फॉर मीट, फंक्शन के बाद मिलने के लिए भी नहीं बुलाएगा। तो ये जो है इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताने की कोशिश करेगा कि आपकी एज अ टीचर क्या जिम्मेदारियां रहती है। तो 127 पे हम देखेंगे, देयर इज़ अ फियर ऑफ सोशल इविल अफेक्टिंग द स्कूल्स, वट विल बी योर एटीट्यूड टू प्रिवेंट इट। तो ऑब्वियस सी बात है, आशावादी ऑप्टिमिस्टिक होके ही हम किसी भी सिचुएशन, स्कूल या ज़िंदगी से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं। 128 पे हम देखेंगे कि द प्रायोरिटी टू गर्ल एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज। अच्छा, तो गर्ल एजुकेशन को प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए, इसका एक तो आंसर ये भी बन सकता है कि बैडली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था प्रीवियस टाइम्स में, बट कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से हमने देखा है कि ओनली गर्ल्स कैन बी कैपेबल टू लीडिंग द सोशल चेंजेस। ये जो है प्रोबेबिलिटी, उसमें प्रोबेबिलिटी साइकिल में थोड़ा ज़्यादा वेटेज देता है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। और हाउ द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। स्टूडेंट्स जो है ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए किस तरह से मोटिवेटेड किए जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो इंटेंसिव स्टडी करके, मतलब गहन अध्ययन करके ही वो ज़िंदगी में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। फैमिली इज़ मीन ऑफ। अच्छा, तो फैमिली, परिवार एक साधन है, परिवार जो है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन है। इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन हमारे पास स्कूल से रिलेटेड एजुकेशन आ गई, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक सेटिंग, एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा जो कि किसी तरह का नॉलेज देने के लिए होगा। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब जहाँ किसी डिस्टेंस मोड में आप अगर कोई एजुकेशन या कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो है। तो इनफॉर्मल हो जाएगा हमारे पास, जिसमें कि एक्सप्लोरेशन वगैरह से, आउटसाइड
स्ट्रक्चर्ड, किसी करिकुलम, कोई भी करिकुलम और स्ट्रक्चर से फ्री रहता है, इनफॉर्मल। तो ये आप जेन्युइनली बात करके कन्वर्सेशन से भी सीख सकते हैं। तो ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 131 में, देयर इज अ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर अ टीचर देयर, व्हाट विल यू डू। अच्छा, तो एक गांव में जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है और आप वहाँ के अध्यापक हैं, तो आप क्या करेंगे। पहले तो ग्राम प्रधान को क्यों बुलाएंगे आप, रिपोर्ट भी क्यों लिखाएंगे, डिस्टेंस क्यों रखेंगे। सबसे पहले आप उनको काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं काम डाउन होते तो आप प्रधान जी को बुलाएंगे। प्रधान जी भी नहीं आते हैं तो आप पुलिस में रिपोर्ट लिखा सकते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है शांत कराने की कोशिश की जाएगी। जो हमारा सबसे पहला रिएक्शन रहेगा एज अ टीचर, वो शांत करवाना होगा किसी भी झगड़े की स्थिति को, किसी भी टेंशन की स्थिति को। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। इट इज़ एडवांटेजेस ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को होमवर्क देने का एडवांटेज क्या है। मे डिवेल्प द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। बच्चों को जो है स्व अध्ययन की आदत जो है विकसित करा सकता है। एक तो 133वां क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, एनवायरमेंट एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है हमारा पर्यावरण भी है। और नेक्स्ट हम देखेंगे 134 पे, द क्वालिटी ऑफ टीचर इज रिफ्लेक्टेड। अब अटेंडेंस से नहीं होगा, पास परसेंटेज से भी नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस से भी नहीं होगा। तो बच्चे किस तरह का क्वालिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से ही क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 135 पे हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसका होगा कि कंपेल स्टूडेंट्स टू थिंक। बच्चों को जो है ओपन एजुकेशन जो है सोचने पर मजबूर कर सकता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कौन सा टॉपिक हमने कहाँ से पढ़ा था, कहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टीम टीचिंग जो है हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की शिक्षण की कमी या खामियां या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उनको पूरा करना है। जैसे कि साइंस और मैथ्स के जो दो टीचर हैं, साइंस और मैथ्स या इंग्लिश और मैथ्स के दो टीचर हैं, तो वो एक दूसरे की खामियों को पूरा करके टीम टीचिंग के द्वारा बच्चों को एक अच्छी क्लास दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अ गुड कम्युनिकेटर इज़ वन हु ऑफर्स हिज ऑडियंस। एक गुड कम्युनिकेटर वो है जो कि प्लेंटी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक ज्ञान का भंडार होगा जिसके पास अत्यधिक जानकारी होगी किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर कहलाता है। 138 देखेंगे हम, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। अब उच्च शिक्षा स्तर पर मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे। तो इसमें रहेगा कि टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। ये फिर से 2 बार क्वेश्चन इसी पेपर में आ गया है। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को बिल्ड करना ही एक हायर एजुकेशन लेवल पे ऑब्जेक्टिव रहेगा टीचिंग का। 139 पे हमारे पास आ जाता है, द दीपावली फेयर इज बीइंग organized in school, what would you like to do? Only to visit fair, take part, take a shop, sell something, distribute free water visitors। तो ये जो है टेक पार्ट करेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करके ही हम उस चीज़ के बारे में समारोह में भाग लिया जाएगा एक टीचर के नाते भी, और उससे हम बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व रह सकते हैं उसमें पार्ट करके। नेक्स्ट 140 हमारे पास आ जाता है, यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन क्लास एंड स्टूडेंट्स आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू टॉपिक, व्हाट विल यू डू। अब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और किसी बच्चे ने कुछ अलग सा ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं करूँगा कि आफ्टर द क्लास उसको आंसर दूंगा, बीच में क्लास के माहौल को ख़राब होने नहीं दूंगा, या फिर अनरिलेटेड क्वेश्चन आस्क करने के लिए उसको ना मैं पनिश करूँगा ना उसे अलाउ करूँगा, इनडिसिप्लिन और ये क्रिएट नहीं करूँगा। तो मैं उसको उस टॉपिक के बारे में क्लास के बाद आंसर दूंगा, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब लास्ट 10 क्वेश्चन हमारे पास रह जाते हैं। द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज टू ओपन कॉलेज फॉर एजुकेशन, टू प्रमोट रिसर्च, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स। तो इसका NCTE का
मेन काम रहता है कि स्टैंडर्ड जो है महाविद्यालय मानकों, शिक्षा के महाविद्यालय मानकों को बनाए रखना, जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉलेज एजुकेशन को बनाए रखना है. If you want to improve the ability to observe a children, which of the following would you recommend? 142 पे देखेंगे हम कि जनरेटिंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क, ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज. बच्चों के जो है मानसिक संकायों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करके ही हम इम्प्रूव्ड एबिलिटी देख सकते हैं उनकी. नेक्स्ट 143 पे देखेंगे हम व्हाई इज लर्निंग बाय डूइंग इम्पॉर्टेंट. लर्निंग बाय डूइंग जो है मेरे अकॉर्डिंगली जो है प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक सीखने में बढ़ावा देती है. हाँ, इंटरेस्ट ये जनरेट ज़रूर करती है, बट जो भी आप खुद करके सीखेंगे वो एक मीनिंगफुल वे में आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा. जैसे कि कोई स्किल आप सीखते हैं, ड्राइव करना सीखते हैं, बाइक्स चलाना सीखते हैं, कार्स चलाना सीखते हैं, तो एक स्किल ऐड कर देता है वो आपकी लाइफ में और मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो. नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंसेस. डेवलप्ड सेंसेस का होना जो है अदर लर्निंग डिपेंड्स अपॉन, अन्य शिक्षाएं जो हैं उस पर निर्भर करती हैं जितनी कि हमारी सेंसेस डेवलप होंगी. अब 5 सेंसेस अगर हमारी डेवलप हो गई तो वेरियस टाइप्स की लर्निंग हो जो है हम 5 सेंसेस के थ्रू कर सकते हैं. तो सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 145 पे, सपोज you get a Hindi medium student who has learned English. He is given 5 sentences to translate from Hindi to English. As an evaluator, which aspect would you try to evaluate him? अब एक मान लीजिए कि आपके पास एक छात्र है जिसने हिंदी मीडियम में पढ़ा है लेकिन वो इंग्लिश भी सीखा हुआ है और हिंदी से इंग्लिश में उसको 5 वाक्य अनुवाद करने हैं. तो मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप कौन से पहलू की जांच करेंगे? तो एप्लीकेशन जो है अप्लाई करने की प्रोसेस है, नॉलेज जो है उसका प्रीवियस नॉलेज चेक होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. सिंथेसिस जो है एनालाइज सिंथेसाइज नहीं करेगा. अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी उसकी, तो समझ जो देखी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो कितनी अच्छी तरह से शब्द और अर्थों को अंडरस्टैंड कर पाया है और उसने उनको ट्रांसलेट करके आपके सामने रखा हुआ है. अब हमारे पास आ जाता है NLM स्टैंड्स फॉर नेशनल लिटरेसी मिशन. ये जो है 1988 में चलाया गया था MHRD द्वारा. HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बन चुकी है, और इसमें 15 से 35 साल की उम्र के जो भी एज ग्रुप के पर्सन्स थे उनकी जो इलिटरेट रह गए थे उनकी लिटरेसी के लिए ये मिशन चलाया गया था. नेक्स्ट हम देखेंगे 147 पे, you have a mixed class of boys and girls, which method would you adapt to improve cooperation between them? अब एक मिक्स क्लास है, बॉयज़ भी हैं उसमें और गर्ल्स भी है, तो कौन सा मेथड होगा जिससे कि आप इम्प्रूव कोऑपरेशन क्लास में स्थापित कर सकते हैं? मेकिंग बॉयज़ बेंच शेयर नहीं करेंगे, सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर. तो एक कोऑपरेटिव अप्रोच आप यहाँ पे करेंगे कि उन कार्यों को निर्धारित करेंगे जिनके एक साथ किया जा सकता है, बॉयज़ और गर्ल्स मिलके जिन कार्यों को इकट्ठा कर सकते हैं उन कार्यों को निर्धारित किया जाएगा. 148 पे हमारे पास है यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग डिबेट. ये जो है बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है, ये काफ़ी CTET एग्ज़ाम में भी आया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू बी डिवेल्प. कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, यूजिंग लैंग्वेज भी हो जाएगा, वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ को ऊंचा नीचा भी कर सकते हैं, बट इमोशंस पे कंट्रोल आप किसी भी ट्रेनिंग या पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग में आप सीख नहीं सकते. तो भावनाओं पर नियंत्रण आप सिर्फ अपने आप ही सीख सकते हैं, कोई आपको बाहर से नहीं सिखा सकता इस बारे में. 149 क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेजेस डू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैव ओवर एसे टेस्ट. तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है एसे टाइप टेस्ट से किस तरह से बेटर हैं? तो इसमें जो है सैम्पलिंग कंटेंट जो है वाइडर हो जाता है, नमूना सामग्री जो है व्यापक हो जाती है. तो ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस सेशन का आ जाता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इज इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, क्लासरूम सिस्टम, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट्स अचीवमेंट लेवल. स्कूल
एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक जो है वो छात्रों की उपलब्धि है कि बच्चों ने क्या क्या अचीव किया हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर कमीशंस एजुकेशन कमीशन से जो भी हमारे पास क्वेश्चन थे 90 to 150 तक हमने कवर कर लिए हैं। तो होपफुली आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा। थैंक यू आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम कि आगे जो भी बचा हुआ सेक्शन है वो हम पूरा करें। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।